Question number 351, which of the following statements are true about osmosis? तो हमें osmosis के हवाले से true statement को choose करना है। तो osmosis क्या होता है? वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कितना कह रहा है कि इफ़ अ मीडियम इज़ हाइपरटोनिक रिलेटिव टू द सेल साइटोप्लाज्म, इसका मतलब ये है कि जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक, यानी कि हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन या फिर सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। तो मीडियम में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल के साइटोप्लाज्म में एज़ कम्पेयर टू दैट सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है। एक चीज़ याद रखिएगा, वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, ये बात मेंशन करनी चाहिए हमें कि वाटर कहाँ से मूव करता है? जहाँ पे कम सॉल्ट होगा, उससे जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट होगा, ज़्यादा सॉल्ट की तरफ वाटर मूव करेगा। अब देखो क्या है कि वाटर कहाँ पे मूव करेगा? बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल से बाहर निकलेगा वाटर। क्यों? क्योंकि बाहर मीडियम में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मीडियम हाइपरटोनिक है। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम मैंने उल्टी बना दी थी। बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है। पानी कहाँ से मूव करेगा? लोअर टू हायर करेगा तो पानी बाहर निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि द सेल विल गेन वाटर। तो ऐसा नहीं होगा, सेल विल लूज वाटर। नंबर सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाता है। इफ़ द मीडियम इज़ हाइपोटोनिक, इफ़ अ मीडियम इज़ हाइपोटोनिक, ठीक है, ये हमने बनाया मीडियम और सेल है। तो मीडियम क्या हाइपोटोनिक है? यानी कि मीडियम हाइपोटोनिक ही मीडियम, सेल के बाहर सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है, सेल के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से मूव करेगा? सेल के अंदर जाएगा पानी, तो सेल विल गेन वाटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाता है। इफ़ द मीडियम इज़ हाइपोटोनिक, अगर मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक है और जो सेल है वो क्या करेगा? लूज़ करेगा वाटर को, सेल विल लूज़ वाटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर मीडियम हाइपोटोनिक होगा तो पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर देखो कि वो कह रहा है कि मीडियम जो है वो हाइपरटोनिक है। अब सेल क्या करेगा? लूज़ करेगा वाटर को। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पानी अंदर से बाहर आएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है मीडियम टोनोसिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर, विच इज़ रॉन्ग। मीडियम का सॉल्यूट कंसनट्रेशन बिल्कुल इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है वाटर की मूवमेंट को। तो यहाँ पर नंबर कौन सा? नंबर सेकेंड एंड फोर्थ आर द राइट स्टेटमेंट्स, सेकेंड वाली और फोर्थ वाली। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टेम सेल के हवाले से आपको राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। सबसे पहले स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं। इनका काम होता है, इससे किसी भी टाइप ऑफ सेल, कोई भी टाइप ऑफ सेल बन सकता है। इससे आप आरबीसी भी बना सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी बना सकते हो, किसी भी टाइप ऑफ सेल बना सकते हो, कोई भी टाइप। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है प्लूरीपोटेंसी। ठीक है, दे आर प्लूरीपोटेंट सेल्स, यानी कि इनसे किसी भी तरीके का सेल बन सकता है, एनी टाइप ऑफ सेल। अब दो टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक, एक होता है एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट वाली चिल्ड्रन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बच्चों के अंदर स्टेम सेल ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे वो कह रहे हैं एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर मैच्योर टाइप ऑफ सेल्स, विच इज़ ट्रू। नंबर सेकंड के अंदर कह रहे हैं अनएबल टू मेंटेन देयर अनडिफरेंशिएटेड स्टेट, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दे आर एबल टू मेंटेन देयर अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। ठीक है, नंबर थर्ड के अंदर कह रहे हैं स्टेम सेल्स कैन बी क्लासिफाइड। ये अभी मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, तो ये सही है। नंबर फोर्थ के अंदर कह रहा है स्टेम सेल्स आर ओनली फाउंड इन एम्ब्रियो, विच इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एडल्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, इन्हें एडल्ट स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट नंबर ठीक है, उन्हें हम टिक कर देते हैं, वन एंड फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 353 के बारे में, जहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? देखें, एवोल्यूशन के अंदर आप ये पढ़ोगे, एवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है। दो तरीके की सिलेक्शंस होती हैं। देखो, इन्वायरमेंट की वजह से, नेचर की वजह से जब एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होती है, एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल जीनोटाइप में चेंज आता है,
तो इस तरीके की इवोल्यूशन को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इस तरीके की मॉडिफिकेशन को, वेरिएशन आना ऑर्गेनिज्म में नेचर की वजह से नेचुरली होना, तो उसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। बाकी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है वो क्या होती है, जहाँ पे आप ह्यूमन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स के अंदर ब्रीडिंग करवा दी एक इंसान ने, अब वो एक जो नया ब्रीड बन रहा है, जो एक नया उसका जो बेबी डॉग बन रहा है, वो पपीज़ जो बन रहा है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस उसमें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 4 स्टेटमेंट में आप देखो, जिराफ्स ग्रोइंग लॉन्गर नेक्स टू ईट टॉलर प्लांट्स, ये बिल्कुल ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। नंबर 2 के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक बात है। इसको दो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक हमारे पास दो बंदे हैं, एक है एक्स, एक है वाई। अब वो कहना ये चाह रहा है कि भाई जितना एक इंसान की बॉडी के अंदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया जाएगा, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जाएगा, उतना ही उसकी बॉडी इम्यून बनेगी। समझते हैं ये इस एग्जाम्पल से। दो बंदा है, एक एक्स है, वाई है। जो एक्स वाला है वो जंक फूड खाता है, बाहर का खाना ज़्यादा खाता है। जो वाई है वो सिर्फ घर का खाना खाता है। तो अब लेकिन मसला ये है कि जब जो वाई वाला है वो खाता तो हेल्दी है, खाना है, लेकिन वाई जैसे ही बाहर का खाना खाता है वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो एक्स की बॉडी है, बचपन से उसने जंक फूड खाया, बाहर का खाना खाया, स्ट्रीट फूड खाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म सेंटर हो गए, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई उनके खिलाफ। उसकी एक्स की बॉडी इम्यून हो गई उन बैक्टीरियाज़ के खिलाफ, जबकि वाई की बॉडी के अंदर कभी वो बैक्टीरिया गया ही नहीं, तो उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई। उसकी बॉडी इतनी रेजिस्टेंट नहीं है, इतनी इम्यून नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जितनी एक्स की बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड वाली भी सही है स्टेटमेंट, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस अमंग लोकस्ट एंड फार्म्स। नंबर 4 वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का पार्ट है। आई होप आपको ये एग्जांपल से अच्छे से समझ आया होगा कि नंबर 2 पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 354 के अंदर। एंजाइम्स के हवाले से आपको राइट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, ठीक है। नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है एंजाइम्स स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। अब यहाँ पर समझने की बात है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो स्टेट जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड वाली देखो तो वो कह रहा है एंजाइम्स डिस्ट्रोड यानी कि डी-शेप करना, डिस्ट्रॉय, डैमेज करना। तो एंजाइम डिस्ट्रोड करता है सबस्ट्रेट को ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो सके, तो ये गलत है। एंजाइम सबस्ट्रेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एंजाइम्स डिक्रीज टेम्परेचर, तो ये बहुत ही पहला ही 2-3 वर्ड्स में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंजाइम्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत कम इफ़ेक्ट होता है या फिर टेम्परेचर पे। फोर्थ के अंदर कह रहा है एंजाइम्स प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम ऐसे ही करता है कि ऑल्टरनेटिव पाथवे को फॉलो करता है, वो पाथवे जिससे एफिशिएंट रिएक्शन हो। तो नंबर 1 4 वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।